है नौकरानी का, घरों के अंदर वो आपको नौकरानी का काम करती हुई भी दिखाई देती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर के काम के साथ साथ किसका काम करती है, बाहर का काम करती हुई भी हमें नजर आती है, मध्यम वर्गीय जो परिवार की जो महिलाएं होती हैं। तो अगर हम श्रम के इस विभाजन को देखें तो नतीजा ये हुआ कि औरतें तो घर की चार दीवारी में ही क्या होकर के रह गई, सिमट के रह गई, जबकि बाहर का जो सामाजिक जीवन है वो किसके हिस्से में आ गया, पुरुषों के। और मानव जाति की जो आबादी है, अगर हम पूरी विश्व के अंदर मानव जाति की आबादी देखें, मानव जाति की आबादी, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो 50% है। कितनी फीसदी है? 50% है महिलाओं की संख्या। कितनी है? 50%। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन अगर हम समाज में देखें, सार्वजनिक जो जीवन है उसमें अगर इनकी भागीदारी को अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो आपको कितनी मिलेगी? 5% से लेकर के 10% तक। महिलाओं की संख्या तो कितनी है? 50% है, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी फीसदी मिलती है? हमें 10% मिलती है। इसके अलावा अगर हम समाज में निर्णय जो लिए जाते हैं वो सारे के सारे इनके ऊपर लागू होते हैं, जबकि वो इन निर्णयों के अंदर शामिल नहीं होती। इसके अलावा पहले पुरुषों को ही जो है सार्वजनिक भागीदारी करने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे अधिकार पहले किसको मिले हुए थे? केवल पुरुषों को ही मिले हुए थे। महिलाओं को ना वोट डालने का अधिकार था, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनीति के अंदर ये लैंगिक मसले उभरते गए। ये लैंगिक मसले क्या हो गए? उभर गए। और महिलाओं ने भी संगठन बना करके अपने अधिकारों की वकालत करनी शुरू कर दी। और इस आधार पर एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे बोला जाता है नारीवादी आंदोलन। क्या बोला जाता है? नारीवादी आंदोलन। यानी कि औरतों और मर्द के समान अधिकारों के लिए, औरतों और मर्द के समान अधिकारों के लिए वह अवसरों में विश्वास करने वाली, यानी कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों के अंदर विश्वास करती है, उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन। और ऐसे आंदोलन जो है इस देश के अंदर ही नहीं है, पूरे विश्व के अंदर चलाए गए, जिन्होंने महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया? प्रयत्न किया। अब आप यहाँ पर कुछ नारियों की तस्वीरें देख रहे होंगे। इन नारियों की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, इसमें इन नारियों की तस्वीरों में यहाँ पर तो क्या है? एक आदर्श दर्शक है, टीवी सीरियल देख रही है, महिलाएं टीवी देख रही है। यहाँ पर एक महिला फैशनेबल है, ये उद्योगों के लिए आदर्श सुंदरी है। ये महिला समाज के सारे काम करती, इसके देखिए कितने हाथ हैं, तो ये समाज के लिए आदर्श गृहिणी है। ये भावी सास ससुर के लिए है, क्योंकि ये दहेज लेकर के आती है, सिर के ऊपर इसे रुपए की गठड़ी है। और यहाँ पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है जिसको गुलदान दिया जा रहा है, ये किसी कंपनी में काम करने वाली महिला है। एक महिला है, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली के आधार पर इसके कितने रूप हैं। तो ये जो नारीवादी आंदोलन जो चला था, इन आंदोलनों ने क्या किया? शिक्षा और रोजगार के अंदर, शिक्षा व रोजगार में, शिक्षा और रोजगार था उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाई कि महिलाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी जो है शिक्षा हासिल कर सके और वो क्या कर सके? रोजगार ले सके। और इसी के लिए जो आंदोलन चले थे उनको नारीवादी आंदोलन कहा गया था। तो लैंगिक जो विभाजन है उसकी जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है, इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की जो भूमिका है उसको बढ़ाने में मदद की। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रबंधक, शिक्षक, प्रोफेसर, अब इन सारे पेशों के अंदर आज के टाइम में आपको महिलाएं काम करती हुई नजर आएगी, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। और अगर दुनिया के कुछ और हिस्सों के अंदर अगर हम बात करें
जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड जैसे जो स्कैंडिनेवियाई जो देश है, वहां पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर क्या है, बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा। और इसी से प्रभावित होकर के जो है हमारे देश के अंदर भी महिलाओं को अधिकार देने की वकालत की गई। आज़ादी जब मिली देश के अंदर, तो आज़ादी के बाद महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, और वे सुधार होने के बावजूद वे आज भी जो है पुरुषों से क्या है, बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है वो क्या है, पितर प्रधान है। क्या है? आज भी हमारा समाज पितर प्रधान समाज है। हमारा पितर प्रधान समाज क्या होता है? जहां पर समाज में अधिकारों पर नियंत्रण पुरुष या पिता का हो। समाज के ऊपर अधिकतर जो नियंत्रण है वो किसका हो? पुरुषों का हो। तो ऐसे समाज को क्या बोला जाता है? पितर प्रधान समाज बोला जाता है। पितर प्रधान का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ इसका ले हम पितर प्रधान का, तो क्या होता है? पिता का शासन। यानी कि घर के अंदर सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? पिता के द्वारा। अर्थात हम ये भी कहते हैं जिन घरों के अंदर महत्वपूर्ण फैसले जो हैं पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे समाज को पितर प्रधान समाज की संज्ञा दी जाती है। और इस पितर प्रधान समाज के अंदर जो औरतों के साथ जो है बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। और इसी कारण जो है आज के टाइम में महिला की जो साक्षरता दर है वो तो है 54%, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 76%। सॉरी, पुरुष की जो साक्षरता दर है वो तो कितनी है? 76, और महिला की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 54% है। तो इसी प्रकार उसका रीजन है कि स्कूल पास करने के बाद बहुत सी लड़कियां जो है कम संख्या में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है आगे जा पाती है, और कई जगह लड़कियां जो है बाजी भी मार लेती है। कई जगह पर उनका प्रदर्शन आपने आज भी देखा होगा कि लड़कों से क्या होता है? बेहतर होता है, लेकिन फिर भी आगे की जो पढ़ाई है वो जारी नहीं रख पाती है। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप है, क्या होता है? क्योंकि माँ बाप लड़के पर ज्यादा खर्च करते हैं। लड़के पर क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करते हैं। किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में। ये यहां पर हम प्रश्न का एक आंसर मिल जाता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, क्या कारण है कि महिलाएं जो है सार्वजनिक स्तर पर क्यों पिछड़ी हुई हैं? तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शिक्षा के कारण। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा कि लड़कों के ऊपर घर वाले क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करते हैं। तीसरी बात हमारे पास क्या आ जाएगी? उच्च तनख्वाह वाले जो पद हैं, उच्च तनख्वाह वाले पदों पर पुरुषों का वर्चस्व है। क्यों है? क्योंकि महिलाएं ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें निम्न स्तर के पदों पर ही क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा नंबर 4, राजनीतिक भागीदारी में असमानता। राजनीतिक भागीदारी में असमानता क्या है? जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा राजनीतिक अधिकार कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें तो हमने 33% आरक्षण दे दिया है। कितना आरक्षण दे दिया है? 33%। लेकिन जो लोकसभा है और विधानसभा है उसमें आज भी 10 वर्षों तक एक आदेश जो है किसके अंदर पारित नहीं हो पाया है? लोकसभा, यानी कि हमारी संसद के अंदर महिलाओं के 33% आरक्षण की जो व्यवस्था किसमें की जानी है? लोकसभा और राज्यसभा में, वो अभी तक पास नहीं हो पाया है। इसलिए राजनीतिक जो भागीदारी है उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी क्या हो गई है? कम हो गई है। ये वो कारण है जिसकी वजह से महिलाओं की जो साक्षरता दर है या महिलाएं जो है वो कम आगे बढ़ पाती है। इसके अलावा हर जो परिवार होता है उसके अंदर जो माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है, इसलिए क्या करते हैं? नंबर 5 आ जाएगा भ्रूण हत्या, कि जो महिलाओं को जो है गर्भ के अंदर ही जो है बच्ची को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। इसी कारण हमारा जो लिंगानुपात है वो गिर के कितना हो गया? 800 से भी नीचे चला गया है।
लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला करके सरकार ने लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है, और अब हमारे जो लैंगिक जो असमानता है या फिर जो लिंग अनुपात के अंदर जो असमानता आ गई, उसके अंदर क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा जो है उत्पीड़न भी किया जाता है महिलाओं का समाज में। आपने देखा होगा दहेज के नाम पर जो है महिलाओं के ऊपर ज्यादतियां की जाती है, और हिंसा वाली रोज खबरें जो हमें अखबार के अंदर क्या करती हैं, मिलती हैं। और बहुत सी महिलाएं तो घर में ही सुरक्षित नहीं है, वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उनके साथ क्या किया जाता है, मारपीट की जाती है। इसके अलावा नंबर 7 पे आ जाएगा समान काम पर वेतन कम, यानी कि महिलाओं से समान काम करवाया जाता है बराबर, लेकिन पुरुषों के मुकाबले में उन्हें उस काम के बदले वेतन क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। तो ये चीजें हमें क्या कहती है कि जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत क्या है, नगण्य है। अब आप यहां देख सकते हैं इस आरेख में, नॉर्वे के अंदर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संसद में कितना है, 42.3। अब भारत में देख लीजिए कितना है, 11.8। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की जो है भारतीय संसद के अंदर जो भागीदारी है पिछले 50 वर्षों में कितनी है, और जब तक ये भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। ये देखिएगा आप प्रश्न है, यहाँ हमारा एक नया पॉइंट आ जाता है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब हमने देखा कि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर पिछड़ी हुई है, तो ये पिछड़ी हुई क्यों है, उसके पीछे ऐसे कौन से कारण है कि वो पिछड़ी हुई है, इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।